সাংবাদিকতা মানে কি শুধুমাত্র ব্রেকিং এর রেশারেশি? নিউজ মানে কি শুধু রাজনৈতিক নেতাদের কাদা ছোড়াছুড়ি? ইয়েলো জার্নালিজমের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে না তো আপনার খবর? এবারে খবরের কবর খুঁড়ে সঠিক খবর আপনাদের সামনে তুলে নিয়ে আসবো আমি। আমার সঙ্গে দেখুন স্ট্রেট টক, শুধুমাত্র আরোই নিউজে। হ্যালো, আই এম বিপ্লব কুমার সিনহা অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং স্ট্রেট টক। আজকে স্ট্রেট টকটা একটু আলাদা। আজকে ভারতবর্ষের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস, আর এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা আজকে পেয়ে গেছি আমাদের সঙ্গে মেজর অমিত लाल। सर कैमन आছেন? अच्छा, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। अभी कैसे लाइफ चल रहा है आपका? लाइफ आफ्टर क्विटिंग द आर्मी बिकॉज ऑफ माई इंजरीज इन द वॉर, तो उसके बाद अच्छा है। आई एम वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेट्स और अपनी कुछ बाकी का है, तो लाइफ इज़ गोइंग वेल विद द फैमिली। इतना दिन एक डिसिप्लिन लाइफ में आप थे, उसके बाद आप आगे एक सिविल लाइफ पे और अपना काम पे बिजी हो गए कुछ अलग काम से, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब फील क्या हो रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इनिशियल डेज में, जब थोड़ा सा, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ से जब आप निकल के सिविल लाइफ में आते हैं तो थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट का इनिशियल प्रॉब्लम आता है, बट देन इट फाइनली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, और आपने अपने अराउंड कैसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। सो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑलमोस्ट नियर। देश तो आप जैसा, सारे देश आप जैसा सोल्जर को लिए सैल्यूट करता है। थैंक यू सो मच। वहाँ पे आप लोगों का बहुत जरूरत था, तो अभी तब फैमिली आपको बहुत मिस करता था। अभी फैमिली आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? कि आपको घर में मिलकर वो लोग भी अच्छा लग रहा है? हाँ, नहीं, फैमिली के बाहर पे आपने क्या हो रहा खुशी खूब? हाँ, वो उनको लगता है, बच्चों को भी लगता है कि चलो अभी जो है फादर साथ में है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, नॉट ओनली अबाउट मी, बट जितने भी फौजीज हैं सारे अपने फैमिली को छोड़ करके बॉर्डर पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दे डोंट नो कि किस लड़ाई में किसके साथ क्या हो जाएगा। दैट्स द सेक्रीफाइस दे पे फॉर द कंट्री। और सिर्फ सोल्जर सेक्रीफाइस नहीं करता, उसके साथ उसकी फैमिली भी सेक्रीफाइस करती है। एवरी टाइम जब सुबह बच्चा उठता है अपने पेरेंट्स को या अपने फादर को नहीं देखता है, डेट इज़ ऑल्सो सेक्रीफाइस। और वो कई बार जब हमने अभी वहाँ का जो डिसिप्लिन लाइफ था आपका, जब आप फैमिली में अप्लाई करते हैं, कुछ बोलते तो लोग बोर नहीं हो जाते? नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, आप इतना मत चलाओ ये। नहीं, आपने देखा होगा काफ़ी बार बहुत सारे जो फौजी होते हैं उनको लोग जो है वो पीछे से उनके पीछे खड़ूस कहते हैं। तो खड़ूस इज़ वन निक नेम विच इज़ वेरी कॉमनली गिवन टू ऑल द फौजीज। ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। वो घर पे भी कहीं ना कई बार चीज़ों को हम टोक देते हैं या बोल देते हैं कैसे नहीं करो, वैसे मैं ये करो, देखता हूँ वैसे क्योंकि मेरे गांव में बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर्स हैं। जब भी वो लोग आते थे ना, हमको पता चल जाता था, क्योंकि चाहे उसका बेटा या बेटी या उसका बीवी, सब मतलब एक चिल्लम होता था कि ये मत करो वो मत करो। तो मुझे पता चला कोई ना कोई मिलिट्री आज आ गया घर में। तो मैक्सिमम जो हमारे यूथ है वो चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई किसी और जगह पे जाना चाहता है। मिलिट्री में आपको जाने का मन पहले से था या आप डिसाइड कर लेते करियर कहीं पे करियर बनाना है आपको? नहीं, जैसे मेरे केस में इट वॉज प्री, मतलब इट वॉज लाइक अ चाइल्डहुड ड्रीम। दैट वॉज द ओनली पैशन दैट आई ऑलवेज हैड, कि मतलब फौज में जाना है। हाँ, डिस्पाइट कि मेरे जो अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई करी उसके बाद भी ये था कि आर्मी इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू डू ऑलवेज इन माई लाइफ। दैट वॉज द प्रायोरिटी। और जितने भी आजकल के भी यंगस्टर्स या पहले भी जो जाते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यंगस्टर्स कई बार आर्मी को एज अ करियर देखते हैं, बट आर्मी में जाने के लिए एक डिफरेंट पैशन की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा कहते भी है हमारे बीच में कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो एक बार अगर आप फौज में गए और वहाँ के माहौल से जब आप बाहर आते हैं तो ये आपकी ऐसी ग्रूमिंग हो चुकी होती है, यू रिमेन अ सोल्जर फॉर योर लाइफ। आफ्टर सर्विस वो पैशन कभी नहीं जाता। हाँ, वो जो एक जज्बा है देश के लिए या फिर सर्विस के लिए या डिसिप्लिन के लिए, सोसाइटी के लिए, एक वो रह जाता है। द फीलिंग फॉर द कंट्री टू बी द फर्स्ट অলওয়েজ ও দেখাই দিতে হয় আমার সমাজকা জীবনে भी সমাজে যখন আমরা যে কোনো মানুষের সাথে মেলামেশা করি বা কারোর সাথে কথা বলি, তখনই কিন্তু যে মিলিটারি পার্সন তাকে বোঝা যায় ইয়া হি ওয়াজ অর হি ইজ আ মিলিটারি পার্সন। জি জি। তো এই যে আপনি, আমরা মানে সবাই যখন স্বপ্ন দেখি যে আমরা কি করে আরও ভালো ব্যবসা করব, কি করে ভালো ডাক্তার হব, কি করে ভালো আরও নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করব, আপনি তখন ভাবছেন যে আপনি মিলিটারিতে জয়েন করবেন। আর প্রথম মিলিটারিতে জয়েন করে আপনি কার্গিল যুদ্ধে জয়েন করলেন।
এই এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল আপনার? बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पहली बार जब कारगिल का नाम आया तो कारगिल वॉज सच ए फेमस प्लेस, एवरीवन थॉट कि कारगिल मीन्स डेथ। और बट हमारे एकेडमी में क्या था कि एक जगह पे एक पोर्शन था जहाँ मार्टियर्स के बारे में, नॉट एग्जैक्टली मार्टियर्स बट दोज हू सैक्रिफाइस देयर लाइफ, सो उनके बारे में कॉर्नर है। या फिर हम जब पढ़ते हैं हीरोइज्म के बारे में, ऑल दोज पीपल दोज हू हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ, तो जब वो एक हीरोइज्म का हमने उनके बारे में जाना तो लगा कि शायद एक ऐसा मौका हमको भी मिले। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि अगर आप फौज में जाने के बाद भी इट्स वेरी फॉर्चुनेट टू सर गेट बहुत लोग पोस्टेड तो टू अ सोचते हैं कि मैं जाने के बाद 1-2 साल सीखूंगा, कुछ जानूंगा, जी। और आप पहले ज्वाइन करके कारगिल में जाके दैट वाज द बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड, क्योंकि पहली बार जब गए तो जब पूरा जोश दुनिया था। से लेके सारा जी। घर वाले से लेके सब लोग देख रहा है कि कारगिल इज नाउ हॉट, जी, एकदम जी। पूरा जगा हुआ है, जी। ऑल टाइम्स गोला गोली सब कुछ चल रहा है, मतलब इंसान मर रहा है, आप बहुत लोगों का मतलब लास्ट शहीद होके आपको उसका जो होता है डेथ बॉडी उसका घर आ रहा है, तो उसी टाइम में यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन इन कारगिल, तो आपको घर वाले रोके नहीं? घर में थोड़ा सा टेंस माहौल था शुरुआत में हुआ, बट उनको समझाया कि फ़ौजी बनने का मतलब ही है कि आप देश के काम आए, और ये पहली बार ऐसा मिला है। बिकॉज कई बार फौजी रिटायर हो जाता है, बॉर्डर पे जाने कुछ का काम वक्त नहीं नहीं करके, मिलता, हाँ। तो पहली बार इतनी यंग एज में पहला मौका मिला, एंड देन एवरीवन सेट कि ओके फाइन, आप जा रहे हो, अच्छा करना, देश का नाम करना, परिवार का नाम करना। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जी, कि please। आप जब ड्यूरिंग द वॉर टाइम आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा बहुत आप फिजिकल फिट थे या आप उस जगह पे क्या क्या हुआ आपके साथ, योर एक्सपीरियंस प्लीज, अगर आप हमारे दर्शकों का बताएंगे तो। पहला ये था कि जैसे ही हम गए, जो हमारा होता है कि जब आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जब आप आगे अपने कॉन्वॉय में चलते हैं, कॉन्वॉय पहुँचता है उस जगह जहाँ हमारी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे एक ट्रांजिट कैंप होता है। ट्रांजिट कैंप में आप उतरते हैं, फिर आप अपने अपने बटालियंस की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ जैसे हम पहुँचे तो जनरली क्या होता है कि सामने जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको पता रहता है कहीं ना कहीं से कि ये एक हमारे मूवमेंट का जनरल टाइम है। तो जैसे ही हमारा कॉन्वॉय पहुँचा, उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। तो डैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब जाते ही शाम का अंधेरा हो रहा है और एक्चुअली यू गेट अ वार्म वेलकम, नॉट ओनली द वार्म बट नॉट वार्म, इट्स वार्म वेलकम, वार्म वेलकम एंड द लाउडेस्ट वेलकम। और बिल्कुल जो चिंगारी निकलती है जब आपने दिवाली में पटाखे छोड़े हुए, अनार का जो ऐसे जो हम पटाखे फोड़ते हैं, तो उस तरीके की चिंगारियाँ निकल रही होती हैं, तो आपको एक थोड़ा एक्साइटमेंट भी आता है, क्योंकि यंगस्टर होते हैं तो कई बार यंग एज में आपको डर नहीं एहसास करता, डर ऑल्सो कम्स विद द एक्सपीरियंस। तो हमारे लिए तो पहली बार का एक्सपोजर था। फिर हम जब एक्लिमेटाइज्ड हो गए, क्योंकि उस माहौल में आपको क्लाइमेटिकली एक्लिमेटाइज करना भी ज़रूरी होता है। फिर जब हम ऊपर गए वहाँ, तो पहली बार वो गोलियाँ चल रही थी, सारी चीज़ें, और बगल से जो हम एकेडमी में जब अपनी ट्रेनिंग करके जा रहे थे, तो एकेडमी में जब गोलियाँ चलती हैं वो बिल्कुल कंट्रोल्ड सिचुएशन में चलती हैं। कोई गोली आप चलाते हो, आपके ऊपर कोई वापस फायरिंग नहीं आ रही होती है। तो लेकिन जब वहाँ पे हम थे और गोलियाँ जब चलनी शुरू हुई, तब पता चला कि देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी academic Theoretical training and and the practical part. And this is the moment we have been trained for। और गोली कभी भी बता के नहीं चलती, और ये फिल्मों की तरह रबर का टुकड़ा नहीं है, और फिल्मी हीरो की तरह आपको कोई लॉकेट नहीं बचाएगा। आपके साथ बात करते करते आपने बताया कि सर 3 साल आप वहाँ पे पढ़े हुए थे, पूरा 3 जी हाँ, साल। जी हाँ। 3 साल में कितनी बार आपको लड़ाई करना पड़ा वहाँ पे? ऑलमोस्ट हर दिन का ही वो था। हर दिन? हर दिन हर दिन एक सुबह जब आप उठते हैं, बिकॉज जब लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद, जब वहाँ पे लड़ाई का माहौल ख़त्म हो गया, लेकिन वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही थी, हमेशा चल रही थी। और वहाँ पे एक बड़ा रूल था कि जिसमें जो पावर होगा, जो डोमिनेट कर सकेगा, वो ज़मीन उसकी होगी। क्योंकि एलओसी का जनरली यही डेफिनेशन है कि जब आप जा कर के जिस जगह को आप करना चाहें कैप्चर कर सकते हैं, अगर आप में वो है। इंजरी हुआ आपका? इंजरीज हुई, हाँ जी, पैर में मेरी है गोली लगी हुई, सर में स्प्लिंटर का टुकड़ा है, और बाकी जितने भी जॉइंट्स हैं उन सारों में चोट लगा हुआ है। बट स्टिल यू आर लुकिंग सो फिट। दैट्स सोल्जरिंग। सोल्जर सर जी। आप लोग सोचिए कि जब हम लोग सोचते कि घर का खाना कब मिलेगा, इतने बजे उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में बैठ के कॉलीग्स के साथ अड्डा पिट रहे हैं, या क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, या फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो करंट इशू होता है खौर के, तब एक सोल्जर अपना ज़िंदगी को दाव पे लगा के वो लड़ाई पे मैदान में है। सर ये होता है ये ज़िंदगी।
স্যালুট ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, আমরা সবাই জানি কার্গিল যুদ্ধ একটা আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা বিশাল ব্যাপার, কিন্তু এই কার্গিল যুদ্ধটা আমরা কার্গিल युद्ध बोली क्यों? क्यों इसको कारगिल वार बोलते हैं? हम तो सुने हैं कि कारगिल में तो कुछ हुआ ही नहीं, कारगिल जो एक गांव है वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, बट इसको कारगिल क्यों बोलते हैं हम? कारगिल का बेसिकली ये है, जितना मेरी जानकारी के हिसाब से वो ये, बिकॉज कारगिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो जनरली एज पर द सिस्टम एनीथिंग हैपनिंग एनीवेयर इन द डिस्ट्रिक्ट, जनरली वी टेंड टू गिव इट द नेम ऑफ विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नेम। अदरवाइज कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो 3 मेजर जगह जहाँ ये लड़ाई हुई थी, वन वाज मशको की वैली, दूसरा द्रास वैली एंड थर्ड वाज बटालिक। और कारगिल में भी उस वक्त क्या था कि जो फोर्स उस वक्त डिप्लॉयड थी उनकी बटालियन लोकेशन भी कारगिल थी, तो मे बी इस वजह से नाम हो। ये कारगिल ये वार हुआ, इतना सारे कोई टेररिस्ट बोलिए या हम सोल्जर्स बोलिए, तो आप लोगों को पता होगा, इतना सारे घुसपैठिया अंदर घुस गए, इतना दूर तक आ गए, तो ये इंडियन जो फौज है इसका कोई इनकैपेबिलिटी में नहीं पकड़ा जाएगा सर? इनकेपेबिलिटी जनरली नहीं हो, या कैजुअल अप्रोच भी हो सकता था, नहीं तो ऐसे लोग घुसपैठी कैसे हो गए इतना? एक्चुअली क्या था कि उस वक्त जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से एक देयर वाज एन अनरिटन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो द्रास की जो पहाड़ियाँ हैं, बटाली की पहाड़ियाँ, दे आर वेरी इनह्यूमन, क्लाइमेटिक वाइज भी, हाइट वाइज भी, बिकॉज द्रास इटसेल्फ इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सो पहाड़ियों का हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, वेरी शार्प हाइट्स, इनह्यूमन है कि कोई वहाँ रह पाए। तो क्या होता था कि विंटर में जब स्नोफॉल होता था, बोथ द साइड्स दे यूज्ड टू कम डाउन। लेकिन क्या हुआ कि हम तो वापस आ गए, एक बार उन्होंने वापसी करी और शायद फिर वो वापस आ गए। हमारी फोर्स जनरली शायद बाद तो में क्या गई ये होगी। प्लान था उन लोगों का कुछ, क्या प्लान आपको तो दिखा था। रहा है कि हम वापस चले गए? प्लान तो था, आप क्योंकि- लोग भी सोच ले कि हम वो लोग वापस जी, चले गए, जी, बट जी। फिर से घूम के आ गए, जी हाँ, तो प्लान तो जरूर होगी ना? बिल्कुल प्लान था, क्योंकि जब हमने क्योंकि इंडिया ने capture जितना किया। जितना बार पाकिस्तान को भरोसा किया पॉलिटिकली और कुछ हायर रेंज पे जो भी भरोसा किया, जी टूटा है सर। जी, एक्चुअली जब हमने लड़ाई जीती, फिर हम उनके वापस अपने इलाकों में ही गए जहाँ पे उन लोगों ने कैप्चर किया हुआ था। हमने देखा कि उस वक्त के दौरान उन लोगों ने जो बंकर्स बनाए थे, दे हैड यूज्ड द आयरन गर्डर्स। वो आयरन गर्डर बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई उतने नीचे की हाइट से, बेस से उतने ऊपर तक लेकर आए। हमें जो लगता है कि शायद हेलीकॉप्टर वगैरह से उन्होंने वहाँ चढ़ाया होगा, बिकॉज दे हैड मेड दिस सीमेंटेड बंकर्स। आप जब हेलीकॉप्टर की बात बोले तो इसका मतलब जो हम लोगों को पता था कि ये कोई जिहादी या टेररिस्ट या कोई एक्सट्रीमिस्ट हो जो अपना कश्मीर से लिंक जुड़ा हुआ था, तो इसमें तो ये तो बाकायदा पता चल जा रहा था कि उसमें पाकिस्तानी आर्मी भी वाज आल्सो इन्वॉल्व, और मेनी केसेस वी हैव फाउंड देयर एविडेंसेस और एक्टिविटी के पाकिस्तानी आर्मी भी जुड़ा हुआ था। ये तो बाद में क्लियर हो ही गया था, जब हमने जब उनको मारे और वो लोग आए, जो उनकी जब बॉडी हमने देखी तो उसमें आई कार्ड वगैरह निकल रहे थे, ये क्लियर था कि वो पाकिस्तानी सोल्जर्स ही हैं। बट क्या होता है कि जनरली जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड एक आर्मी है, हम हमेशा सुबह से शाम तक अलग अलग वक्त पे भी अलग अलग यूनिफॉर्म में होते हैं, चाहे हम बॉर्डर पे भी हों, वहाँ हों, पहाड़ों पे या डेजर्ट में या कहीं पे भी। पाकिस्तानी आर्मी जनरली क्या करती है, वो एक डिस्गाइज करती है अपने आप को पठानी सूट पहनकर, और उसमें अगर वो पकड़े जाते हैं या आपने उनकी फ़ोटो ले ली तो जनरली दे विल जस्ट शेड ऑफ द क्लेम और दे विल से कि कोई एक्सट्रीमिस्ट है, लोकल है, हम क्या करें, हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो ऑर्गेनाइज था, ये हम जानते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से प्लान था। बेसिकली द आइडिया वाज बिहाइंड कि वो हमारा जो नेशनल हाईवे 1 है वहाँ पे, उसको वो कट ऑफ करना चाहते थे, बिकॉज दे हैड कम ऑन दी तोलोलिंग हाइट। तोलोलिंग हाइट जो है वो बिल्कुल हाईवे को ऐसे टॉप से दिखता है। अगर वो कट ऑफ करते तो मनाली एक्सिस और जो आपका सोनमर्ग एक्सिस है, जोजिला पास, ये विंटर में कट ऑफ हो जाता है। तो हम फॉर मोस्ट ऑफ दी हाफ ऑफ द ईयर जो है वो कट ऑफ हो जाते और उसमें वो बार्गेन कर सकते थे या अपनी डोमिनेंस दिखा सकते थे। दैट वाज मेन आइडिया, इट वाज वेरी मच प्लान्ड। इतना दिन चला, 99 मई जुलाई से स्टार्ट हुआ शायद, और 2005 तक शायद चला जी। इतना दिन क्यों सर? 2004-5 के आसपास चला। ये क्या होता है कि लड़ाई तो एक डिक्लेयर्ड होता है, एक जिसको हम कहते हैं जब आके गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करती है फिर ख़त्म हो जाता है। बट एलओसी में थोड़ा सा डाइसी होता है। वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप क्लियर डिमार्केशन ऑफ लैंड बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पहाड़ियाँ, वो बोल्डर्स, वो वैलीज़, वो जिसको हम जो नाले हैं वो इतने बड़े हैं कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पिलर टू पिलर, पिक टू पिक, रॉक टू रॉक करना बहुत जेन्युइनली हम लोग जानना चाहेंगे सर कि एग्जैक्टली कितना दिन तक ये युद्ध चला था? ये एक तो डिक्लेयर्ड दिन वॉर चला चला, जी, एक डिक्लेयर्ड वॉर जो था, जो हम सब जानते हैं, वो चला। उसके बाद वो फिर भी रहा, चीज़ें
डिक्लेयर हो गई कि ओके फाइन वी आर कॉलिंग ऑफ द वॉर, बट देयर वाज ऑलवेज अ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड डोमिनेंस पावर की फाइट चलती रही टिल 2004 एंड 5 के आसपास तक। दैट वाज देयर। तब जाकर के फाइनली एक सीजफायर हुआ, उसके बाद आई गेस कि अभी उसके बाद अभी तक तो शायद अभी दोबारा फायरिंग वहाँ नहीं हुई होगी। যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান কিন্তু অনেকবার আমেরিকার সাহায্য চেয়েছিল, আমেরিকার মধ্যস্থতা চেয়েছিল। আমেরিকার বিল ক্লিন্টন তখন বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের টেরিটরি থেকে যতক্ষণ না পাকিস্তান সেনা সরাবে না ততক্ষণ কিন্তু তারা কোনো মধ্যস্থতায় আসবে না। আমেরিকা এবং ভারতের ভূমিকাটা কী ছিল স্যার? America was possibly because it's a little Dicey. different from my purview. So as a soldier, I would just not be able to answer this question. But generally, जो मेरी समझ से लगता है वो ये कि there was a war going So on. and now, sir, America was- now you have gone through a lot of newspapers, a lot of historical study. आप तो आप हाँ, या सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, ये हमको भी पता है, बट आपको तो अभी नॉलेज हो गया ना कि जी। ये जब आप लड़ रहे थे तब को आप पता नहीं थे कि पाकिस्तान आर्मी थे या कोई टेररिस्ट थे, पर आप पता चल गया कि पाकिस्तानी सेना का मेन लीडर था अशरफ रशीद, उसने ही पूरा प्लानिंग किया था, पीछे था पाकिस्तान आर्मी का पूरा बैटालियन। तो अभी तो पता हो गया, तो अभी तो अब बता दीजिए। जनरली इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि पाकिस्तान को जनरली अमेरिका हैज़ ऑलवेज बीन फेवरेबल टिल्टेड टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस वाले में भी अगर हम कहें तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि लड़ाई होगी एंड अमेरिका वाज अनअवेयर ऑफ इट, और समवेयर इट वाज प्लेइंग इट्स ओन पार्ट बिकॉज अमेरिका जनरली अपने इंटरेस्ट को ही देखता है। बट इट वाज आपको क्या लगता है सर, ये जो कारगिल वॉर था ये कोई प्री प्लान फॉर द टेरिटोरी डिस्प्यूट्स और सर प्री प्लान फॉर वेपन्स सेलिंग्स और बिजनेस के अमेरिका और रशिया का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है? तो ये ऐसा तो शायद नहीं लगता बिकॉज ये बहुत बड़े स्केल पे नहीं हुआ था, ये लोकलाइज्ड ही रह गया था। अगर आप देखेंगे कारगिल की वॉर फिर वेस्टर्न फ्रंट वगैरह पे नहीं कि extend कोई भी हुआ था। अगर कोई हम लोग जानते हैं जी। कि कोई भी अगर वार होता है तो उसके पीछे कोई एक बिजनेस प्लान भी रहता है, बड़े बड़े जी, जी, जी। गेम भी रहता जी, है हाँ, जी, हाँ, जी। कि जितना ওয়ার होगा যত যুদ্ধ হবে তত আমাদের অস্ত্র বিক্রি হবে, জি। তত আমি অস্ত্র বিক্রি করতে পারবো, জি। কারণ আমি তো অস্ত্র তৈরি করছি বিক্রি, আর সেটার কিন্তু হিউজ পরিমাণে একটা ডিমান্ড True. থাকে। तो इसके लिए तो नहीं होना। अब बीइंग अ मिलिट्री मैन सर, आप बताइए कि अमेरिका का वेपन्स और रशिया का वेपन्स किस में ज़्यादा भरोसा करेंगे? लेते तो हम दोनों देश से ही है। मैंने अपने टाइम पे रशियन वेपन ज़्यादा यूज़ किया है, सो आई विल एनी टाइम गो विद द रशियन वेपन। आई वाज आल्सो स्नाइपर, मैं स्नाइपर भी था जैसा आपको बताया। हाँ। तो मैंने वो ड्रैगन ऑफ और स्नाइपिंग गन यूज़ किया है। आई कैन वॉच फॉर द एक्यूरेसी एंड द इजी वे ऑफ हैंडलिंग इट। आजकल शायद कुछ और वेपन्स भी आ रहे होंगे, बट एज एन इंडिविजुअल आई विल एनी टाइम गो विद द रशियन वेपन। सर बीइंग अ सोल्जर और एक क्वेश्चन हम आपको जी पूछेंगे, प्लीज। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের কাছে সবচেয়ে বড় থ্রেট কে, পাকিস্তান না চীন? चीन एनी टाइम। কেমন করে স্যার? चीन इज़ डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इंगेजिंग ऑल योर नेबर्स। आपको हर जगह इंगेज कर दिया है, आप हर जगह पे अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करके कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपके बहुत सारी ऑपरेशनल इश्यूज भी आप फेस कर रहे हो, जबकि चीन अपने बाकी लोगों से, बिकॉज एशिया के इस पार्ट में अगर चीन किसी को अपना कंपटीटर देखता है दैट इज़ इंडिया। पाकिस्तान का एक ही फ्रंट पे सारा इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज़ विथ अस। उसके इंटरनल लड़ाई जो बलूचिस्तान में और तालिबान के बॉर्डर पे चल रहे होंगे, डेट इज़ डिफरेंट। ये कारगिल तो भी बलूचिस्तान का पार्ट था बिफोर देश স্বাধীন होने से पहले। দেশ স্বাধীন আগে তো কার্গিল তো বালুচিস্তানের পার্ট ছিল একটা, দেশ স্বাধীনের আমাদের পরে ওরা এই পার্টটা লাদাখের সাথে মিলে ওদের কার্গিল পার্টটা আমাদের ভারতবর্ষে হয়েছে, তাই তো স্যার? ইফ আই এম নট রং। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस। तो जनरली ये है कि चीन इज़ द मेजर थ्रेट। अभी तो इंडिया के साथ Military श्रीलंका बोलिए, नेपाल बोलिए, भूटान बोलिए, सब देश के साथ अच्छा रिलेशन रहा है, कूटनीतिक रिलेशन बोलिए या रिलेशन, तो इसमें अभी तो कुछ फर्क तो पड़ रहा है हर जगह। थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का जो बैकग्राउंड है, 2-3 साल में बहुत चेंज हुआ जी है जी, चीन ने जैसे अभी इन्वेस्ट किया श्रीलंका में या नेपाल में, तो ये छोटे कंट्री जो आपके हमेशा फ्रेंडली, जिसको ब्रदरली नेबर्स कहते हैं, जहाँ जहाँ वो चीन भी- के साथ इंडिया के साथ किसी और कंट्री का अच्छा रिलेशन है, वहीं पे चीन लेकिन टोका मारा। जी जी जी। और आप देखेंगे कि अभी एक बॉर्डर कुछ ले करके एरिया ले करके नेपाल ने भी हमारे साथ किया था कुछ साल पहले। श्रीलंका का भी कुछ न कुछ इशू आता रहता है। बर्मा, पाकिस्तान, भूटान ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी, जबकि हमारे बहुत मिलिट्री सपोर्ट रहता है भूटान को। बट वो सारे जो कंट्रीज़ हैं आसपास में, उनको चीन की तरफ से इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा रहता है कि आप इनमें इंगेज हो जाएं, आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना कर पाएँ। तो चीन इज़ एनी टाइम अ बिगर थ्रेट। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আজকের দিনে যদি কোনো ইয়ুথ, কোনো ইয়াং জেনারেশন যদি কোনো মিলিটারিতে জয়েন করতে চায়,
তাদের এমন কিছু 3টে জিনিস বলুন যেগুলো করলে তারা মানে ডেডিকেটলি সেই জায়গাটা জয়েন করতে পারবে বা তারা সেই জায়গাটা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা ক্রস করতে পারবে। आफ्टर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप नेचुरल नॉर्मल स्ट्रीम के हैं, यू आर नॉट टेक्निकल, जैसे इंजीनियर नहीं है या डॉक्टर नहीं है, तो आपके लिए आफ्टर 12th इज़ NDA। अभी तो गर्ल्स के लिए भी चालू हो गया, तो गर्ल्स कैन ऑल्सो, पहले ये गर्ल्स के लिए नहीं होता था, अभी गर्ल्स भी जा सकती हैं NDA में, डेट इज़ आफ्टर 12 एंड एज लिमिट स्टार्ट्स समवेयर अराउंड 16.5 to 19.5 समथिंग। उसके बाद अगर आप वो मिस कर जाते हैं देन देयर इज़ अ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद यू कैन गो फॉर CDS में भी 2 ओपनिंग है, एक परमानेंट कमीशन, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन, वो आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप टेक्निकल एंट्री हैं तो वो टेक्निकल एंट्री उसकी डायरेक्ट होती है, लेडीज़ भी जा सकती हैं, द गर्ल्स आफ्टर ग्रेजुएशन, तो देयर मल्टीपल ऑप्शंस। समवन वांट्स टू परस्यू द करियर इन मेडिसिन लाइक डॉक्टर, देयर कुड नॉट बी एनी बेटर इंस्टीट्यूट देन दी FMS, वहाँ हम जा सकते हैं। आपके सबसे फेवरेट फ्रीडम फाइटर? फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, वाई सर? Not only because he belongs to Kolkata and Bengal, but his attitude was very much military camp जी, in जी। Azadin Fort. but his attitude was also very much similar to the soldier. Survival instinct उनकी बहुत strong थी। He survived all things done to him, चाहे वो, because हमारे में फौज में भी जब ट्रेनिंग होती है, स्पेशली कमांडो ट्रेनिंग वगैरह जब होती है, तो सर्वाइवल इज़ वन थिंग दैट इज़ टॉट टू यू एंड फाइटिंग फॉर द कॉज इज़ अगेन। एंड एक और जो सिखाते हैं वो ये कि कभी भी लड़ाई जो है वो मर के नहीं जीती जाती। यू कैन नॉट विन अ वॉर आफ्टर डाइंग, टू विन अ वॉर यू हैव टू सर्वाइव। एंड दिस थिंग डिफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक, व्हाट आई थिंक। आप अगर डिफेंस भी करना है तो अटैक अच्छा रहता है। हाँ, डिफेंस भी करना है तो अटैक तो होना चाहिए, अटैक कर देंगे। ऑफेंस अगर आप थोड़ा सा प्लान्ड ऑफेंस आप करते हैं देन इट्स रिस्क उसमें कम रहता है, देन यू कैन ऑल्सो फोर्टिफाई योर डिफेंस। टारगेट ये तो होता है जी। अगर आप हमेशा डिफेंसिव हो जाएंगे तो चीज़ें उतनी कंट्रोल में नहीं होती। तो ড্যাট ইজ ওয়াই সুভাষ চন্দ্র বোস ইজ মাই ফেভারিট। স্যার আজকে স্বাধীনতা দিবস, জি, আপনার একটা মেসেজ আপনি বিং আ সোলজার যদি আপনি আমাদের দর্শকদের দেন, শেষ যেহেতু অনুষ্ঠানের শেষের দিকে আমরা এসে গেছি, তো একটা যদি শেষ মানে মানে আপনার যে ভালো মেসেজ দেন। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि सोल्जर्स जनरली अकेले नहीं हैं जो देशभक्ति करते हैं। देशभक्ति इज़ पार्ट एंड पार्शियल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीज़न, चाहे वो सुबह सफाई करने वाले हों या कोई भी हों। सो एवरीवन हैज़ टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड पार्टिसिपेंट इन द सर्विस टू द नेशन। एंड दिस ट्राई कलर जो हम लोग इस बार अभी विथ ऑनर हम हर जगह लगा भी रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग। टेक प्राइड इन योर कंट्री and take pride in your service. স্যার এখনও তো অনেক মানুষ 15th of Augustকে ভেবে নেয় যে একটা ছুটির দিন, বাড়িতে বসে একটু মাটন রান্না করবো, চিকেন রান্না হবে, একটু ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাবো, বা বাইরে কোথায় পার্কে একটু ঘুরতে যাব, বা কোনো একটা ভালো সিনেমা দেখতে যাব, এটাই ভাবে। তো 15th August আপনি কি করেন? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे सोसाइटी में या ऑफिस में हम जब अपना फ्लैग होस्ट करते हैं, एंड जनरली व्हाट आई डू कि घर पे हमारा पेट्रोटिक सॉन्ग्स चलता रहता है। बच्चों को उस दिन हम अपने पेट्रोटिक फिल्म या कुछ किताबें, जैसे अभी आई हैव गिफ्टेड माई एल्डर सन दी बुक ऑन परमवीर चक्र विजेता विनर्स, तो उस तरीके की हम उनको अच्छी चीज़ें बताते हैं, बट नॉट, वी ट्राई टू इनकलकेट गुड थिंग्स इन देम एंड अ सेंस ऑफ प्राइड इन देम ऑन स्पेशली ऑन दिस डे। আজকে স্বাধীনতা দিবস, আমরা সবাই চাই যে সবাই সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাক, কারণ যে মানুষগুলো এই দেশ স্বাধীন হওয়ার পিছনে বা স্বাধীন হওয়ার পরও যারা প্রতিটা নিয়ত লড়াই করছে তারা হলো আমাদের সোলজার্স। তো আজকের দিনে সেই মানুষগুলোকে আমরা স্যালুট জানাই, তারা সুস্থ থাকুন, আরও সমাজ জীবনে তারা যেন ওখান থেকে ছেড়ে আসার পরেও তারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে যুক্ত করুন এবং মানুষকে শেখান কীভাবে আরও ডিসিপ্লিন লাইফ এবং কীভাবে আরও নিজের দেশকে আরও সুন্দর, আরও ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা এই দেশটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটাই আমরা তাকিয়ে থাকবো। আজকে স্টেট টক এই পর্যন্তই। আগামী দিনে আবার ফিরে আসছি নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।